हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न दे रखा है, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य नैराग्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्या से संबंधित है। तो हमने यह पढ़ा था कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने संबंधित समस्या होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे जब वह बार बार उनकी परीक्षा होगी। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। उन्हें निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। तब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होगा कि विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या का सूचित नहीं है? दिशा निर्देश में अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित समस्या को सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश में अनुसरण में समस्या। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है। उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने की प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके। तो वाक बाधित मतलब जो बच्चे बोल नहीं सकते को प्रदर्शित कैसे किया जा सकता है? कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? जो तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरण होकर अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? जो तीव्र और आसानी से सीखते हैं। मंद अधिगमकर्ता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ऐसे बालक कैसे कहे जाते हैं? पिछड़े बालक, विशेष बालक, बाल अपराधी बालक, मानसिक रूप से कमजोर। तो ऐसे बालकों को हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। भौतिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों की स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान त्रिआयामी आकृतियों की स्पर्श द्वारा दिया जाना चाहिए। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। उनमें केवल गणित में ही कठिनाई होती है, उनमें केवल अंग्रेजी में ही कठिनाई होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता यह है कि उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंदबुद्धि या मुखबाधिर। तो मुखबाधिर मतलब जो बच्चा बोल नहीं सकता वह जन्मजात होता है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो सुनने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दृष्टि दोष से युक्त बच्चे, मुखबाधिर, मंदबुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुखबाधिर मतलब जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य पूर्ण विकसित कर लेते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण व किसी भी क्षेत्र में असंभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संगठन अर्थ है। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो वर्तमान स्तर व ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में ट्रांस करना मतलब जिनमें उच्च स्तर लाना, आकलन की प्रक्रिया का सर्वजनन करना, शैक्षिक गतिविधियों का संपादन करना, सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो इसका पहला आंसर सही होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल में हुए स्कूल मेज का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल में करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम व्यवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचन या राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम व्यवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता।
निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीप अवरोध, प्रतिबंधित अवरोध या प्रत्यायाचित अवरोध। तो प्रतीप अवरोध भूलने का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाता है सिवाय। मानसिक विकार में भाग्यहीनता या निराशा, तनाव, चिंता ये सभी आते हैं सिवाय संबंध को छोड़कर। के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ड्रेवर द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा यह नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए नहीं थे। तो एनसीएफ 2005 की दस्तावेज में सिर्फ एक भाषा नहीं थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी भावी परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना। तो यह इसमें संबंधित नहीं है कि अच्छी भावी परीक्षाओं का आयोजन करना। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। के माता पिता को मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य को करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए व ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो न्यून दृष्टि बाधित बालकों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 में किसके कल्याण आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो शिक्षक पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यार्थियों का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं या मूल्यांकन प्रतिक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या की शब्दावली का यह दूसरा आंसर सही होगा। समावेशी दिशा पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा में कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं पर निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है या विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से संबंधित होता है। तो एक समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को अव्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय में द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्धि रहना, पाठ्यचर्या का संचालन कर पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना या उपरोक्त सभी। तो इसमें यह उपरोक्त सभी कथन सही है, ये सब शामिल होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया जाता है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय में पढ़ाया जाए या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्न में से सूचीबद्ध किया गया है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा 2005 में बात की गई है कि ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, इसे ज्ञान के विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पार्टी चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो उपरोक्त सभी, तो यह सभी इसमें शामिल है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करते हैं। यह समावेशी शिक्षा में जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका यह आंसर सही होगा। सृजनात्मकता बालक निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो सृजनात्मक बालक में खोजपूर्ण प्रवृत्ति भी होती है, क्रियाशीलता भी होती है और अच्छी अंतर्दृष्टि भी होती है। सृजनात्मक बालक में सीमित रुचियां, यह इसका आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार समझाती है, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है या आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। एक समावेशी विद्यालय के अंतर के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर गमन करता है। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाएं और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की युक्ति अपनाते हैं? तो एक समावेशी विद्यालय रिक्त स्थान के अंतर के अतिरिक्त निम्न प्रश्नों पर गमन करता है। तो यह वाला सही है कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके लिए सामान्य से अलग करते हैं? इसको छोड़कर सभी है। भाषा अवबोध, भाषा और अवबोधन से संबंधित विकार है, तो यह भाषाघात से ही संबंधित होगा। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरे कर सकते वंचित विद्यार्थियों को भागीदारी द्वारा सफल हो सके? इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षा है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं, पढ़ाए जाने वाले विषय से आप अपनी रुचि विकसित कर सके, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों के अन्य बच्चों से पराया या तुलना करते हैं रहना। तो इसका आंसर यह होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता विश्वास को अभिव्यक्त करते रहें। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, परमस्थित घात या पर अभिघात तनाव, तो यह इसका आंसर होगा। विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है। विद्यालय में निरीक्षण अभिभावक की शिक्षा आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मावधान प्रावधानों पर, केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, मेरे योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो इसका आंसर यह होगा कि विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मावधान प्रावधानों के निर्माण पर। निम्न में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? निर्धारण, मानसिक रूप का, मोर्चाबंदी का या अंतर्दृष्टि का? तो समस्या समाधान में अंतर्दृष्टि नहीं आएगी। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के आगे के क्वेश्चन किए। अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो और आगे के पढ़ने हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाएं।